कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट वैल्यू। ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जिसके इनपुट्स ना तो आप अंदर दोगे, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू पास तो नहीं करोगे, मगर बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब ये कैसा रहेगा मैं आगे बताता हूँ। The constructor that accept a parameter in which some parameter can be declared with default value is called a constructor with default value। ठीक है। तो सिंटैक्स देखो कैसा है, सेम वैसा ही कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम आप लिखेंगे, डेटा टाइप पैरामीटर, ये तो आपका नॉर्मल है। इधर पे नोटिस करो ये तो कुछ नया है, इक्वल टू वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं हम लोग। सेम वही क्लास बनाया अकाउंट नाम का, फिर दो वेरिएबल अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। पब्लिक सेक्शन में हम लोग ने अकाउंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया। देखो यहाँ पे ये जो है ना, आप इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसा ही दिख रहा है ना। फर्क क्या हो गया? मेरा एक पैरामीटर को आपने वैल्यू दे दिया, एक पैरामीटर को आपने क्या दे दिया? वैल्यू। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अकाउंट नंबर में ए को अकाउंट नंबर के अंदर डालोगे और बी का वैल्यू बैलेंस में डालोगे, और यहाँ पे खत्म, क्लास खत्म। ठीक है, तो हाँ, मेन फंक्शन के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ ये क्या होने वाला है इधर पे। तो मान लो कि सपोज ये मेन फंक्शन इसका ऐसा है, void main, ये मेरा मेन फंक्शन मैं लिख रहा हूँ उसका C++ प्रोग्राम का। अब यहाँ पे मैं अकाउंट ले लिया, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ obj। ठीक है, इसके अंदर मैं डालता हूँ वैल्यू डालता हूँ, समझो अकाउंट नंबर है 101 और वैल्यू है 2000। क्या है? 2000। और एक ये obj1 है। क्या है? obj1 कॉमा और obj2 सेकेंड लेता हूँ, और इसके अंदर डालता हूँ मैं अकाउंट नंबर 2। ठीक है, खत्म, इतना ही हो गया। गेट ch प्रोग्राम क्लोज। अब मेरे को आप लोग अपना दिमाग लगा के, इंटेलिजेंट लगा के बताओ, पहले ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 के लिए अगर मैं आउटपुट क्या आएगा, मतलब ऐसा अकाउंट नंबर के सामने क्या आएगा और बैलेंस के लिए क्या आएगा, किसके लिए? ऑब्जेक्ट 1 के लिए। और वैसे ही ऑब्जेक्ट 2 के लिए अकाउंट नंबर के अंदर क्या आएगा और बैलेंस के अंदर क्या आएगा। तो पहला आप आंसर मेरे को देंगे, ऑब्जेक्ट 1 का आंसर देंगे। ऑब्जेक्ट 1 का आंसर दो। 101 एंड 1000। कुछ लोग बोलते, काजी ने बोला है कि 101 आएगा और 1000 आएगा, और अरमान लिखते हैं 101 एंड 2000 आएगा। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। देखो, जब मैं ये ऑब्जेक्ट इन्वोक करूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इन्वोक मतलब ऑटोमेटिकली होता है ना। हाँ, ये ऑब्जेक्ट में जब इन्वोक्ड होएगा तो ये दो पैरामीटर को लेके जाएगा इधर, है ना। जब वो लेके जाएगा 101 इसके पास आ जाएगा, 2000 इधर आ जाएगा। 2000 इसको ओवरराइट करेगा, किसको? 1000 को ओवरराइट करेगा। क्या करेगा? 1000 को ओवरराइट करेगा, और फिर वो ए के अंदर आपका 1 आएगा, 1 आएगा, और इधर पे आपका 2000 आ जाएगा, और फिर ये ऐसा चला जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 के लिए आपका 101 और 2000, ये आंसर है। जो लोग 1000 लिख रहे थे तो गलत है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट 2 में क्या आने वाला है। ऑब्जेक्ट 2 के सिनेरियो में, ऑब्जेक्ट 2 के सिनेरियो में क्या होगा, आप इसको कॉल करेंगे, है ना, वापस से यही कॉल होगा। डिफॉल्ट एक ही कंस्ट्रक्टर है ना क्लास के अंदर, क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है? एक ही कंस्ट्रक्टर है। जब ये कॉल होगा ना, तब क्या होगा, ए के अंदर 102 जाएगा अकाउंट नंबर, मगर बी का आपने वैल्यू दिया क्या? नहीं दिया। तो इन दिस सिनेरियो डिफॉल्ट विल बी एक्टिवेटेड, डिफॉल्ट विल बी एक्टिवेटेड। मतलब डिफॉल्ट जो आपने यहाँ दिया है वही डिफॉल्ट जाएगा। तो यहाँ आपका 102 जा रहा है वो अकाउंट नंबर के अंदर, और ये 1000 यहाँ से पिकअप करेगा वो, ऐसा। ठीक है, तो मतलब इधर पे 102 और यहाँ 1000, ऐसा आंसर आएगा। समझा? मतलब जब आप ऑब्जेक्ट के पैरामीटर पे यहाँ से जब वैल्यू देते हो,
तो वो वही लेगा, मगर जब आप नहीं देते हो तो जो मिस हुआ है उसके लिए डिफॉल्ट वाला वैल्यू ले लेगा। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर नहीं है तो ये कर देना, नहीं है तो ये कर देना, उसका मीनिंग ही वही है ना। अगर कोई चीज नहीं है तो डिफॉल्ट आप कुछ चीज दे देते हो तो उसको डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 117 बच्चे एग्जाम देने के लिए, बोर्ड एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाते हो, ठीक है। अब जिसने एग्जाम दिया 40 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, 28 मार्क्स स्कोर किया 70 में से, तो वो पास हो गया। मगर जो एब्सेंट था उसके लिए क्या करना है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये वही सीन हो गया ना तेरा एब्सेंट वाला। आपका एब्सेंट है ना सेकंड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर में क्या है? एब्सेंट, एब्सेंट वालों के लिए उसको भी केटी देना है। 28 नहीं आया, वो तो एग्जाम देने के बावजूद भी अगर 28 मार्क्स नहीं आता है तो वो तो केटी होगी ही उसको। अगर अगर एब्सेंट होता है तो डिफॉल्ट क्या लग जाएगा? केटी लग जाएगी। वैसे हम लोग ये सिनेरियो में हम लोग एक क्या कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, एक डिफॉल्ट कंसिडरेशन दे रहे हैं इसको, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोई एक पैरामीटर को वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और चलो अब एक बड़ा सा प्रोग्राम देखते हैं। क्लास स्टूडेंट है, उसके अंदर मैं रोल नंबर ले रहा हूँ, परसेंटेज के लिए पर लिखा हूँ फ्लोट टाइप में। गौर से देखो, 73 स्टूडेंट्स थे टोटल, अभी 69 है, अभी भी 4 गायब है। फ्लोट परसेंटेज पब्लिक स्टूडेंट और इंटीजर में आर, फ्लोट पे पी, है ना। देखो यहाँ पे रोल नंबर दिया है मगर यहाँ आर दिया है, यहाँ फ्लोट पी दिया है, पर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल्स का नाम डिफर रख सकते हैं हम लोग, डिफरेंट रख सकते हैं, मगर आर विल बी रेफरेंसिंग टू योर रोल नंबर एंड पर विल बी रेफरेंसिंग टू योर पी। पर मतलब परसेंटेज। अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? चलो फटाफट बोलो, कौन सा कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर है क्या फंक्शन है? अगर फंक्शन है तो फंक्शन लिखो, अगर कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है वो लिखो, फटाफट लिखो। फंक्शन है तो एफ लिखो, पैरामीटराइज फंक्शन कंस्ट्रक्टर तो पी लिखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो डी लिखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो सी लिखो। सभी को लिखना है, सभी को। एफ लिखो अगर फंक्शन लग रहा है, पैरामीटर लग रहा है तो पी लिखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो सी लिखो, डिफॉल्ट है तो डी लिखो। हाँ देखो लगा ही था, कुछ नमूने अभी भी एफ लिख रहे हैं। एस लिख, अदनान एस कहाँ से आ गया? मैंने जो शॉर्टकट्स दिया था वो। कंस्ट्रक्टर है ना, कैसे कंस्ट्रक्टर है? क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है कि नहीं? तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। तो पहली बात, जिन लोगों ने एफ लिखा है ये फंक्शन है ही नहीं। और कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? अदनान, हजरत अदनान, यहाँ पे एम्परसेंड कहीं दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है ना, तो ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर हो ही नहीं सकता। इक्वल टू दिख रहा है क्या? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी, कंस्ट्रक्टर भी डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं हो सकता। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामेट्राइज। मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? रोल नंबर आर को, ये आर को रोल नंबर वेरिएबल को दे रहे हैं, पी को परसेंटेज के अंदर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया खत्म। क्या हो गया खत्म? पैरामीटर्स। मैं तो यहाँ लिख लेता हूँ, पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। अब मैं फंक्शन बनाया है ना, ये फंक्शन है क्या कंस्ट्रक्टर है? फटाफट बोलो, फटाफट। एफ या पी, एफ या सी, एफ या सी, एफ फॉर फंक्शन, सी फॉर कंस्ट्रक्टर, एफ या सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अब मेरे को इधर देखो, रुक जाओ, बस हो गया, बस हो गया। अब देखो, डिस्प्ले फंक्शन का नाम क्लास का नाम मैच नहीं कर रहा है ना, इसका नाम मैच नहीं कर रहा, तो मतलब ये फंक्शन है। रिटर्न टाइप आया ना, वॉइड आया कि नहीं? रिटर्न टाइप आया ना, तो रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर में तो नहीं होता है, ये इसकी एक और पहचान होती है ना। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट आ सकता है, इसमें भी आर्ग्यूमेंट आ सकता है, फिलहाल इस वाले में तो है नहीं, मगर फंक्शन में भी आर्ग्यूमेंट हम लोग दे सकते हैं। सी आउट रोल नंबर इज रोल नंबर, रोल नंबर इज रोल, ये तो खाली डिस्प्ले होएगा हमको ऐसा। सी आउट परसेंटेज इज पर,
ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन खत्म होता है। मतलब अपने को 2 लाइन लिख कर आएगी, तो आपको ऑलरेडी आउटपुट स्क्रीन दिख रहा होगा बाहर। देखो यहाँ पे कोने में एक आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है, मैं उस आउटपुट स्क्रीन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 72 हमारे को एक क्लास खत्म हो गया, मेरा क्लास खत्म हो गया। अब मैं मेन फंक्शन पे आता हूँ। मेन फंक्शन पे आया, अब मैंने S1 ऑब्जेक्ट बनाया। S1 ऑब्जेक्ट में एक रोल नंबर 1 दे रहा हूँ, %75 दे रहा हूँ। रोल नंबर 1 %75। तो क्या कर रहा है, कॉलिंग टू योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो इसको कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। फिर एक और वेरिएबल बना, इस वक्त देखो ये r_n0 है। फिर फ्लोट पर लिखा हूँ, स्क्रीन क्लियर हुई। Cout आउटपुट ऑफ द ऑब्जेक्ट S1 डॉट डिस्प्ले। खाली अब इतने का ही मेरे को, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, रेफरेंस में हम लोग किसको देखने वाले हैं, हमारे आउटपुट स्क्रीन को देखेंगे। तो देखो हम लोग ने क्या किया, S1 में 2 ऑब्जेक्ट डाले, 1.75 डाला, तो ये 1 R के पास जाएगा, है ना। ये 1 किसके पास जाएगा, ये 1 जाएगा R के पास, और 75.00 किसको जाएगा, P के पास, क्योंकि 0.00 है ना, फ्लोट पे है ना, इसीलिए देखो फ्लोट दिया है। ठीक है, गया। अब ये दोनों को छोड़ दो, ये कोई हमारा अभी अभी के ताल्लुक से डेटा नहीं है वो। फिर ये लिख कर आएगा, स्क्रीन क्लियर होगी, पुराना आउटपुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको इसीलिए ये लाइन आपको आई है। ठीक है, ये लाइन आपको आई है ना। अब S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ जो R से इधर गया, P से इधर गया, मतलब क्या गया है, 1 और 75.00। तो ये मेरा 1 यहाँ था, 75.00 मेरा ये था। तो S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन जब मैं यहाँ कॉल करूंगा, तो रोल नंबर के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ से जो सब पासिंग में से आया है मेरे को, वो क्या मिलेगा, 1, और यहाँ मिलेगा 75.00। इसीलिए आपको देखो रोल नंबर 1 %75 मिल रहा है। ठीक है, उसको उसने 0.00 आया नहीं कंसोल के अंदर। ठीक है, अब सेकेंड टाइम देखेंगे, सेकेंड ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन देखो, ये लाइन हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही है। एंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर। ठीक है, यूजर से ले लिए रोल नंबर, तो इसीलिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किए थे r_नंबर का। फिर उसके बाद यूजर से हम लोग ने दूसरा वैल्यू ले लिए, क्या ले लिए, दूसरा वैल्यू लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज ले लिए यूजर से, परसेंटेज हो गया। तो देखो इधर पे मैं क्या कर रहा था, डायरेक्टली इनपुट दे रहा था, यहाँ यूजर से मांग के अब ये कंस्ट्रक्टर को भेजूंगा मैं। हाँ, ऑब्जेक्ट आउटपुट ऑफ S1 टू। अब देखो यहाँ पे और से देखो, ये इसमें और इसमें फर्क देखो, ये दिख रहा है फर्क, ये वाला ऑब्जेक्ट का फर्क और आपका ये वाले ऑब्जेक्ट का फर्क। क्या फर्क हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज दिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर गया, यहाँ से थ्रू वेरिएबल जा रहा है, तो आपने यहाँ पे इनपुट लिया, यहाँ पे इनपुट लिया, तो ये भी एक तरीका सही है। इसीलिए मैंने जानबूझ के प्रोग्राम ऐसा बनाया तो आपके मिसनोमा क्रिएट ना हो। तो आपका जो भी इनपुट यहाँ डालेंगे, जैसे देखो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 के लिए क्या लिखा है, रोल नंबर इज 10, मतलब इनपुट में यहाँ 10 लिख गया था और नीचे के लिए 90.5 गया परसेंटेज, तो वही 10 रोल नंबर यहाँ जाएगा, 90.5 यहाँ जाएगा। ये दोनों अगेन किसको कॉल कर रहे हैं, हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, है ना। अब मेरे पास फिर वापस से मतलब R के अंदर और 75 के अंदर क्या चले जाना है, तो यहाँ पे R में मेरा चला जाएगा आपका 10 चला जाएगा, यहाँ पे 90.5 चला जाएगा, है ना। और उसी के बेसिस पे मेरे को वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको ये फिर मैं जब लिखूंगा S2 डॉट डिस्प्ले लिखने से मेरे को क्या लिख कर आएगा, ये लाइन लिख कर आएगी और ये लाइन लिख कर आएगी। तो देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, देखो ये एक तो आउटपुट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 भी लिख कर आया, ये वाला, और फिर ये दोनों लाइन भी मेरे को प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इनपुट्स दे सकते हैं, एक इंटरनल इनपुट्स। तो देखो ये जो इनपुट था, ये तरीका इनपुट का था, इंटरनल इनपुट था ना, प्रोग्राम के अंदर से ही इनपुट चला गया। ये इनपुट जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरा यहाँ से सीन के थ्रू जा रहा है, ये यूजर से लेकर। तो देखो ये दोनों डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, आप कंस्ट्रक्टर को भी ऐसे किस्म का इनपुट दे सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं दे सकते। विंदास आप यहाँ पे
इंटरनल इनपुट्स भी दे सकते हो और एक्सटर्नल इनपुट थ्रू सीन के थ्रू भी दे सकते हैं। समझ में आया? एक और प्रोग्राम देखते हैं, ऐसा ही थोड़ा है, अलग है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का देखते हैं। नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला। ये थोड़ा सा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जैसा है, इस पे ध्यान देना आप। ये नहीं देखते हैं, इसको बाद में मैं आता हूँ, इसको थोड़ा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। हाँ, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर किसको बोलेंगे? जब हम लोग एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अगर प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, 74 स्टूडेंट टोटल हो गए, 74 स्टूडेंट हो गए टोटल, 74 कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम लोग एक से ज्यादा क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। तो ऑलरेडी जो हम लोग पिछले प्रोग्राम में दो कंस्ट्रक्टर लिए थे, डिफॉल्ट और एक कोई तो प्रोग्राम था ना जिसमें डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर था, तो वहां भी ओवरलोडेड बोला जा सकता है उसको। अब देखो, इंटीजर नाम का हम लोग ने ये क्लास बनाया, इसमें m और n नाम के दो वेरिएबल है। अब यहाँ पे आते हैं, इंटीजर नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर 1। चलो बताओ ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है चैट पे? कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है ये? डिफ डी 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 डिफॉल्ट, डी के लिए डिफॉल्ट, पैरामीटर्स के लिए पी, कॉपी के लिए सी। वेरी गुड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला? ये के क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है और पैरामीटर कुछ भी नहीं दिया है ना। अब इसके अंदर m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0। हम लोग डिफॉल्ट क्या बना रहे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर है ना कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 0 रहेगा अगर आप इनपुट नहीं देते हो। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? चलो फटाफट बताओ। पैरामीटर के लिए p, 76 स्टूडेंट, पैरामीटर्स के लिए p, पैरामीटर्स के लिए p, आंसर ही बोल रहा हूँ मैं। तो ये कंस्ट्रक्टर 2 जो है मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर बना? 76 स्टूडेंट हो गए, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, a से जो वैल्यू आएगी वो m को जाएगी, b से वैल्यू जो आएगी वो n को जाएगी। अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी खत्म हो गया। अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखो एक क्लास के अंदर कितने सारे कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, यही चीज अपने को इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एम्परसन आई लिखा हूँ, एम्परसन को देखकर क्या याद आता है? अदनान, तुमको अभी मैंने बताया था। चलो अदनान तुम बताओ चैट पे, कौन सा कंस्ट्रक्टर है अदनान? अदनान 77 स्टूडेंट्स, कौन सा कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखो अभी आप लोग को समझ में आ गया ना, डिफॉल्ट किसको बोलते हैं, पैरामीटराइज किसको बोलते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। एक और कंस्ट्रक्टर है जो इधर पे नहीं है अभी तक, कौन सा है वो? जो बड़ा सा लाइन था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जिसमें इक्वल टू का लाइन आता है ना, इक्वल टू आता है पैरामीटर के अंदर, इक्वल टू आता है ना। शॉर्टकट सिंपल याद रखने का, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट के अंदर अगर ए नॉर्मल तरीके से पैरामीटर लिखा है तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अगर आपको एम्परसेंड जैसा साइन दिख गया तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर वहां पे इक्वल टू साइन आ गया अगर ब्रैकेट के अंदर, तो वो कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, ये दोनों में भी फर्क है। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं हम लोग। एम्परसेंड आई, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? आई ऑफ एम का वैल्यू एम को दे रहे हैं, फिर एन का वैल्यू एन को दे रहे हैं, एम का वैल्यू एम को दे रहे हैं, एन का वैल्यू एन को दे रहे हैं, और ये हमारा हो गया खत्म, ये हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन ले रहे हैं, और मैं यहाँ पे m इक्वल टू एम प्रिंट करूंगा, टैब स्पेस छोड़ के, टैब स्पेस छोड़ के, ये लाइन मैंने एक ही कर दिया, टैब स्पेस छोड़ के n इक्वल टू n करेंगे, तो जो भी m और n की वैल्यू है वो बाजू बाजू में दिखाई देगी। डिस्प्ले फंक्शन खत्म हो जाता है, क्लास भी मेरा खत्म हो जाता है। अब मेन फंक्शन पे आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्राम को रन करते हुए देखने के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा i1 है, i1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है। ये ऑब्जेक्ट कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? ऑटोमेटिक होता है ना कंस्ट्रक्टर, इन्वोक ऑटोमेटिक होता है कि नहीं? तो विच कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली? चलो बताओ अगेन। डिफॉल्ट के लिए डी, पैरामीटर्स के लिए पी, कॉपी के लिए सी। ये कंस्ट्रक्टर किसको इन्वोक करेगा ऑटोमेटिकली?
किसको करेगा? अदनान असलम, क्या कर रहे हो तुम? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को करेगा। क्यों करेगा डिफॉल्ट को? क्योंकि इसके पास ब्रैकेट में कुछ है ही नहीं, और ना ही ब्रैकेट के अंदर यहाँ कुछ है ना। देखकर समझना आता है ना कि इसके पास ना ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दे रहे, इनपुट्स दे रहे हैं हम लोग, और ना ही इसके अंदर कोई है। तो ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टर I1 इज गोइंग टू मैप टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। किसको मैप करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैप करेगा। ठीक है, अभी ये कंस्ट्रक्टर किसको मैप करेगा? अदनान प्लीज, अब तुम बोलो मेरे को। अदनान, बाकी लोग भी लिख सकते हैं। कौन से कंस्ट्रक्टर को करेगा? दो पैरामीटर है कि नहीं? दो पैरामीटर 10 2 I2 विल कॉल मी दिस। ये वाले कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? पैरामीटराइज। समझ में आ रहा है ना? ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल करेगा? अब यहाँ पे कुछ नया आ गया। ये किसको कॉल करेगा? दो ऑब्जेक्ट दिख रहे, दो ऑब्जेक्ट। I1 का कॉपी I2 का कॉपी I3 को जा रहा है। काय को जा रहा है? I2 का कॉपी I3 को। एक तरीका होता है ऐसा लिखना। मतलब कैसा? यही लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर का है ना, पुराना तरीका वाले तरीके से लिख रहा हूँ मैं, जो आपको इससे पहले वाले में दिखाया। तो इंटीजर इंटीजर I3 इक्वल टू I2। एक तरीका कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने का ऐसा है, जो पिछले इसमें दिखाया था मैंने, और एक तरीका ऐसा भी है। ये भी ऐसा तरीका सही है। दोनों इस बोथ आर करेक्ट। हाँ, ये वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा में पूछेगा। एक तरीका अगर आप बताए ना तो बोलेंगे दूसरा बता क्या है, नहीं तो फिर बाजू वाले को पूछेगा दूसरा बता क्या है। समझे? अभी देखो, ऑब्जेक्ट 1 का आउटपुट देख रहे हैं हम लोग। तो अभी I1 डॉट डिस्प्ले करेंगे। I1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन I1 के लिए क्या आउटपुट देगा? चलो बताओ। I1 ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे बनाते हैं अपन। I1 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले फंक्शन में m इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू क्या आएगा? बताओ, फटाफट बताओ। बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। जो आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं अभी तक, तो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली है ना। I1 ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और उसके अंदर कुछ है ही नहीं। m को भी जीरो दे दिए, n को भी जीरो दे दिए। इसका मतलब जब आप I1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर m इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो मिलने वाला है। m इक्वल टू जीरो आपका, और n इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। 76 स्टूडेंट हो गए थे, अभी वापस से दो कम हो गए, क्या पता तीन कम हो गए। नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ ठीक है, चलो। अब हम लोग क्या करेंगे? सी आउट फॉर ऑब्जेक्ट 2 लेते हैं ना, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए मैं I2 डॉट डिस्प्ले करता हूँ। चलो, I2 डॉट डिस्प्ले के लिए मेरे को बता आउटपुट क्या आएगा। I2 डॉट डिस्प्ले के लिए m इक्वल टू क्या आने वाला है, n इक्वल टू क्या आने वाला है? 10 20 वेरी गुड, एक्सेलेंट। मतलब यही चीज मेरी इधर पे जाएगी, और जब यहाँ जाएगी तो इधर पे ऐसा a के लिए 10 चला जाएगा, b के लिए n के अंदर 20 चला जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो वो मेरे को m और n 10 20 देने वाला है। अब I3 पे आते हैं। क्या करते हैं? I3 पे। I3 पे क्या आंसर आएगा? चलो आप बताओ। I3 क्या कर रहा है? I3 कॉपी कर रहा है। किसको कॉपी कर रहा है? इसको कॉपी कर रहा है, I2 को कॉपी कर रहा है। तो I2 को कॉपी कर रहा है ना, तो उसके भी m में 10 ही आना है और n में 20 आना है। ठीक है, कॉपी है ना, तो मतलब I2 का ही कॉपी I3 के अंदर जा रहा है ना। I2 का कॉपी I3 के अंदर जा रहा है। ये देखो, I2 का कॉपी I3 के अंदर जा रहा है, तो सेम आएगा आंसर। कुछ लोगों ने 12 20 लिख दिए, टाइपिंग मिस्टेक हुई शायद आंसर में। समझा इतना? वेरी गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। आप लोगों को मतलब समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है और उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो तो I3 का डिस्प्ले ऐसा आएगा। गेट सी एच करेंगे, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक काम देने वाला हूँ। अ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट।
ठीक है, तो आपको वन टाइम ये प्रोग्राम लिखना है, हाँ, क्योंकि ये मोस्ट इजी प्रोग्राम था, इसमें सारे कंस्ट्रक्टर कवर भी हो जाते हैं और इजीली समझने भी आता है। अगर आपको ऐसे ही किस्म का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। इसमें एक कंस्ट्रक्टर मिसिंग है, कौन सा कंस्ट्रक्टर मिसिंग है बताओ? 75 स्टूडेंट, कौन सा कंस्ट्रक्टर मिसिंग है? प्लीज फटाफट बताओ। देखो, डिफॉल्ट आ गया, इसमें पैरामीटर्स आ गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया ना, 3 कंस्ट्रक्टर आ गए ना इसके अंदर, 3 कंस्ट्रक्टर आ गए, मतलब ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। क्या ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है ना, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मिसिंग कौन सा था? ओवरलोडेड नहीं, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट वैल्यू। कंस्ट्रक्टर फाइल एक्स्ट्रा आई है, हेडर फाइल कितनी आई है? एक्स्ट्रा आई है। क्या ये? string.h, ठीक है। मैं स्टूडेंट नाम का क्लास ले रहा हूँ, उसके अंदर रोल नंबर लिया, नेम नाम का, नेम दो एरे टाइप के कैरेक्टर टाइप एरे ले रहा हूँ, नेम एंड कोर्स नेम, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिकली मैं ये क्या है बताओ, फटाफट बताओ, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है? इक्वल टू दिख रहा है मेरे को, इक्वल टू दिख रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है? किसी ने शॉर्टकट दिया है मेरे को इधर पे, डी डब्ल्यू सी या डी सी, वेरी गुड, डीसी भी चलेगा लिखेंगे तो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड, माशाल्लाह। मतलब इक्वल टू दिखाना तो समझ में आने का, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखो, ये वाले एरे में क्या जाएगा? नाम चला जाएगा। इस वाले एरे यहाँ पे आर, ओ माय गुडनेस, ये आर थोड़ा स्पेस आना चाहिए, तो ये वाले आर में क्या जाएगा? रोल नंबर जाएगा। इधर पे कोर्स नेम में डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाएगा। क्या जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज हो रहा है, मतलब एन का डेटा नेम के अंदर जाएगा, रोल नंबर से रोल नंबर जाएगा। देखो, हम लोग नंबर के लिए ऐसा लिख सकते हैं जैसा अभी यहाँ दिख रहा है, मगर कैरेक्टर टाइप डेटा को कॉपी इक्वल टू से तो नहीं कॉपी कर सकते ना, उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ रखा है? string.h के अंदर रखा है, इसीलिए हम लोगों ने वो हेडर फाइल ली है। अब मैंने सी मतलब ये वाला जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस सी के एरे के अंदर का डेटा कहाँ में डालना है? कोर्स नाम के एरे के अंदर डालना है, ये वाले कोर्स नाम के एरे, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लोज हुआ, डिस्प्ले फंक्शन लेंगे, आप स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करेंगे, रोल नंबर डिस्प्ले करेंगे, कोर्स ऑफ द स्टूडेंट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब आपका क्लास क्लोज हो गया। अब फिर मेन फंक्शन पे आए, मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, तो इस ये ऑब्जेक्ट के अंदर पहले बटा फटाफट बताओ। चलो, डिस्प्ले फंक्शन के लिए इस ऑब्जेक्ट का आउटपुट क्या आने वाला? आप ही लोग बताओ मेरे को, इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या आउटपुट आने वाला? क्या आउटपुट आने वाला? थोड़ा लंबा आउटपुट आएगा, चलेगा। इंफॉर्मेशन आईटी अगर लिखना है तो सिर्फ आईटी लिख दो, बस हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक इन्वोक होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ, तो मेरे को क्या लिख कर आने वाला है? पूरा 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 चाहिए लिख कर, ऐसा। ये 3 वेरिएबल में क्या लिख कर आने वाला वो चाहिए। चलो मैं ही बताता हूँ, आप शायद टाइप करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो नेम की जगह पे एबीसी चला जाएगा, इधर रोल नंबर 1 इधर जाएगा, और ये पैरामीटर तो दिया ही नहीं है ना, तीसरा पैरामीटर है नहीं, तो आईटी ले लेगा। क्या ले लेगा? आईटी। तो ये पूरा जो यहाँ पे एक्टिविटी होगी, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट में क्या आएगा? एबीसी आएगा, एबीसी आएगा, रोल नंबर 1 आएगा, एबीसी, एबीसी आएगा, रोल नंबर 1 आएगा, और कोर्स में क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए सेम थिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए मतलब S1 ऑब्जेक्ट के लिए तो ये आंसर है, तो S2 ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या रखूंगा? तो ये इधर चला जाएगा, है ना। कोर्स नेम, रोल नंबर 2 मेरा यहाँ जाता है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विल ओवरराइड दिस। कंप्यूटर, अब तीसरा पैरामीटर आप दे रहे हो ना, तो आईटी नहीं लेगा, आईटी के जगह पे क्या आ जाएगा? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मतलब नेम यहाँ से इसमें चला जाएगा, सी रोल नंबर इसमें जाएगा, और आईटी इसमें चला जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट 2 के लिए नेम आएगा आपका XYZ, रोल नंबर आएगा 2, और कंप्यूटर के लिए आएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मतलब सीन क्लियर किए, S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे, गेट ch करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? इसका आउटपुट समझ में आया? तो मतलब कि आपको अगर इसका आउटपुट आना है, तो इसका आउटपुट मेरे को क्या आने वाला है? S1 ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? नेम इक्वल टू ABC, और फिर रोल नंबर इक्वल टू 1, और मेरे पास
76 स्टूडेंट, कोर्स नेम, कोर्स नेम, कोर्स नेम विल बी क्या रहेगा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज S2 ऑब्जेक्ट के लिए अगर नेम डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है तो नेम इक्वल टू XYZ और रोल नंबर इक्वल टू 2 और कोर्स नेम क्या हो जाएगा, इस वक्त ओवरराइट हो जाएगा, है ना, आईटी को हटाकर वो आपका CS आ जाएगा, ठीक है, समझा इतना। ओके ओके ओके, तो मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया। देखो हमारा प्रोग्राम भी आसान होते जा रहा है ना, इजी होते जा रहा है। तो लास्ट 4 मिनट्स ही बचे मेरे पास। लास्ट 4 मिनट्स बचे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछो चैट पे। टोटल 76 स्टूडेंट, 74 हो गए, फिर से 2 गायब हो गए, आए चले गए। n नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए प्रिंट कर सकते हैं क्या, n नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, n नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम लोग, कर सकते हैं, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग ने, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस आएंगे बस। एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन। देखो अक्सर वही फिक्स नंबर ऑफ पीपल क्वेश्चन देते हैं, वही फिक्स नंबर ऑफ पीपल आंसर भी देते हैं। प्लीज अदर ऑल्सो कंट्रीब्यूट योरसेल्फ, आप दूसरे जो हैं स्टूडेंट वो भी कंट्रीब्यूट करें। और एक रिमाइंडर देना है आप लोग सभी को, जो लोग स्टूडेंट्स अब तक फी नहीं पे किए, एडमिशन कंफर्म नहीं किए हैं सेकेंड ईयर का, 10,000 5,000 20,000 जो भी आप पे कर सकते हो, पे करके मुझे फीस रिसिप्ट मेरे को भेजना है मेरे इसमें। सेकेंड शिफ्ट स्टूडेंट ओनली, हाँ सेकेंड शिफ्ट स्टूडेंट का मैं क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ। सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट वाले जो इधर मेरी आवाज सुन रहे हैं वो दे विल कांटेक्ट देयर क्लास कोऑर्डिनेटर, ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी है दे विल कांटेक्ट देयर क्लास कोऑर्डिनेटर। और फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट के जो स्टूडेंट है वो फी पे करके मुझे देंगे, क्योंकि और वो फिर गूगल फॉर्म जो मैंने भेजा था ना ग्रुप पे सेकेंड शिफ्ट के अंदर, वो भी भरेंगे अगर आप फीस भर चुके हैं तो, ठीक है। कंफर्म करो क्योंकि MSBT को देना है आपका थर्ड सेम का रिजल्ट पेपर के लिए, थर्ड सेम का क्या वो एग्जाम फॉर्म वो सब रहता है ना, उसके लिए आपके एनरोलमेंट नंबर्स बनाने हैं, सब सीट नंबर्स बनाना है। लास्ट 1 मिनट्स, ये सेशन खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को क्या रहेगा, DSU का प्रैक्टिकल शाइस्ता मैडम लेंगे। PTT कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये आपके HOD मैडम शायद बताएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं मेरे को। और मैंने अभी 2 स्क्रीनशॉट भेजा हूँ, उसको लिख कर गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो, ठीक है, गूगल ड्राइव में अपलोड। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया उप का, ठीक है, उप का सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया। हाजिक इज राइटिंग कॉलेज कब खुलेगी, कॉलेज कब खुलेगी, 1 सितंबर सुने आया है कि खुल जाएगी, ऐसा पता नहीं, अभी अफवाह है, सही है कि ट्रेनें चालू हो जाएगी, तो ट्रेन चालू हो जाएगी तो खुल जाएगी डेफिनेटली। देखिए कोरोना तो अब तो दिख नहीं रहा है अपने को। पेपर कॉलेज में होंगे क्या ऑनलाइन, पेपर और तो कॉलेज में ही होने वाले। अभी ऑनलाइन ऑनलाइन का अगर गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स निकाले हैं, टेक्निक्स निकाले हैं तो शायद होगा, अदरवाइज पेपर मेरे को तो जहाँ तक लगता है थ्योरी पेपर होगा आपका, ठीक है, और वो होने ही वाला है।
सर गूगल ड्राइव अपलोड नहीं हो रहा है। गूगल ड्राइव में सबका हो रहा है जरा, सिर्फ तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? और मोमिन, अमान या अफान, अभी यहाँ कंफ्यूज हूँ मैं। अफान, किसी ने तो मेरे को ईमेल आईडी डाला दिया था, मैंने कर भी दिया था। लास्ट 1 मिनट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो मैंने क्लास वर्क दिया उसको लिखो, ठीक है? क्लास वर्क